आले। आपण पाहिलं की संसदीय लोकशाही प्रणाली व्यवस्था डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केली। 52 सालामध्ये या देशामध्ये पहिलं सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरूंचं आलं। 52, 57, 62 ज्या कालावधीमध्ये 30 कोटी जनता त्या कालावधीमध्ये होती। पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या बद्दलचा अति आदर माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याच्या मनामध्ये नक्कीच त्या ठिकाणी आहे। पण त्या कालावधीमध्ये सोशल मीडिया नव्हता, त्या कालावधीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नव्हता, लिखित मीडियाच्या वरती सुद्धा खूप मर्यादा होत्या। त्यांना 3 वेळेला त्या ठिकाणी पंतप्रधान म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली। इंदिराजी सुद्धा 3 वेळेला पंतप्रधान झाल्या, पण आणीबाणीच्यामुळे त्यांना पराभूत व्हावं लागलं। नरेंद्र मोदी साहेबांनी 62 वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर या देशातल्या 140 कोटी जनतेचा विश्वास संपादन केला आणि 62 वर्षानंतर पहिला प्रथम सलग 3 वेळेला पंतप्रधान होण्याचा बहुमान नरेंद्र मोदींना मिळाला। त्याचा पोटसूळ या प्रत्येकाच्या मनामध्ये निर्माण झाल्याचं एक चित्र त्या ठिकाणी पाहायला मिळू शकतं। अनुभवलं आपण आणीबाणीच्या कालावधीच्या नंतर या देशामधलं 34 रणजिंगाचं सरकार कुणी त्याला पाडलं। 1989 सालामध्ये चंद्रशेखरांचं सरकार आलं, कुणी पाठिंबा काढल्यामुळे ते सरकार त्यावेळेला गेलं। 5 वर्षाची संसद असावी असं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेमध्ये दिलं। ज्या घटनेच्या बद्दल वेगळ्या पाहिजेचा विचार या ठिकाणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला जातोय, त्यावेळेला ही सरकार 2.5 वर्षामध्ये कुणी त्यावेळेला बरखास्त करण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं। आज कल्याणजी तुम्ही या ठिकाणी बोललात का तृणमूल काँग्रेसची स्थापना तुम्हाला करायला लागली? होय, हा सुनील तटकरे कलकत्त्याला ज्यावेळेला प्लॅनरी सेशन झालं होतं त्याला उपस्थित होता। ममता बॅनर्जींनी स्वतःचा पक्ष त्या कालावधीमध्ये काढला, काँग्रेस पक्षाच्या हुकुमशाहीच्या विरोधामध्ये काढला। आज त्याच्याच मांडीला मांडी लावून बसत भारतीय जनता पक्षाच्यावरती तुम्ही टीका टिप्पणी करण्याचा प्रयत्न करतात। तुम्हाला पक्ष काढण्यासाठी वेळ ज्याला आली त्यावेळेला भारतीय जनता पक्षामुळे आली नाही, काँग्रेसच्या नेतृत्वामुळे तुम्हाला त्यावेळेला स्वतंत्र पक्ष त्या कालावधीमध्ये काढावा लागला। विसरता येऊ शकत नाही। होय, मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा संस्थापक सदस्य आहे, श्रद्धेय पवार साहेबांच्या बद्दलचा आदर आहे, ते दैवत आहेत। पण आम्हाला सुद्धा 99 सालामध्ये कोणाच्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन करायला लागला हा इतिहास कधी कोणाला विसरता त्या ठिकाणी येऊ शकत नाही। आज तुम्ही टीका टिप्पणी केलीत, डी राजाजी या ठिकाणी राजा आहेत, हे राजाजी करीमजी आहेत। मागच्या वेळेला त्या वाक्यावरती मी बसलेलो होतो, त्यांचा आक्रोश, त्यांचा युक्तिवाद माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी पाहिला। तुझी स्टॅम्पमध्ये ज्या पद्धतीने त्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला, त्याला कोणाचं सरकार या देशामध्ये होतं? यूपीएचं सरकार होतं। त्या सरकारमध्ये तुम्ही त्या ठिकाणी मंत्री होतात। गेल्या वेळेला तुमचा युक्तिवाद या ठिकाणी मी ऐकला। करीमजी तुम्ही सुद्धा अनेक वर्ष त्या ठिकाणी आत राहिलात। आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याच्या मनामध्ये सुद्धा आक्रोश त्या कालावधीमध्ये होता आणि आज भारतीय जनता पक्षाकडे आपण बोट दाखवण्याचा त्या ठिकाणी त्यांनी ते प्रयत्न करतात। इंडिया अगेन्स्ट करप्शन कुणी सुरुवात केली? आज कोणाच्या सोबत तुम्ही त्या ठिकाणी बसलेला आहात? स्वतःच्या बद्दलची भ्रामक कल्पना मनामध्ये ठेवत नरेंद्र मोदी साहेबांचे काही या जगाच्या वाटेवरती मिळवलेला आहे त्याच्याबद्दलचा पराकोटीचा द्वेष निर्माण होतो। त्याच्यातून अशा भावना निर्माण झाल्याचं एक विधान चित्र त्या ठिकाणी त्यानिमित्ताने पाहायला मिळू शकत आहे। आज काय आपण अनुभवतो? नरेंद्र मोदी साहेबांनी गेल्या 10 वर्षामध्ये जगामध्ये देशाची प्रतिष्ठा वाढवण्याचा प्रयत्न केला। मी ज्या मतदारसंघातून अध्यक्ष महोदय येतो तो रायगड लोकसभा मतदारसंघ, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक समतेचा हुंकार दिला आणि दापोलीच्या परिसरामध्ये, पालघरच्या परिसरामध्ये जन्माला आलेल्या साने गुरुजींनी माननीय सदस्य धर्मेंद्र जी, सुनिए कृपया, आप बहुत बड़ी सदस्य हैं धर्मेंद्र जी, कृपया जारी रखें। बैठ, आपका नाम नहीं दिया आपका, अभी आप बैठ जाए कृपया, अभी उनका भाषण जारी। आरोप केला जातोय विशिष्ट समूहाच्या वतीमध्ये, संविधानाच्या वतीमध्ये या ठिकाणी बोललं गेलं। एक नॅरेटिव्ह त्या ठिकाणी सेट करण्यामध्ये तुम्हाला यश त्या ठिकाणी मिळालं, परंतु याच पंतप्रधान महोदयांनी अनेक योजना त्या ठिकाणी केल्या। पंतप्रधान आवास योजना असेल, जल जीवनची मिशन असेल, आयुष्यमान भारतची योजना असेल, शेतकरी सन्मान योजना असेल, उज्ज्वला गॅस योजना असेल, कोणा एका धर्मासाठी केलेली नाही। आज या धर्माच्या नावाने तुम्ही उल्लेख करतात, देशाच्या लोकशाहीवरती घालाघालाचा प्रयत्न करतायत। त्या सर्व धर्मियांना या व्यक्तिगत लाभार्थीच्या योजना देण्याचं काम जर का कोणी केलं तर ते नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाली केलं गेलं, त्याचा सुद्धा उल्लेख या ठिकाणी यानिमित्त मी करू इच्छितो आहे। या प्रत्येक योजनेचा फायदा आज सर्व धर्मियांना, या देशामध्ये येणारा जो राष्ट्रमत नागरिक आहे त्या प्रत्येकाला त्या ठिकाणी मिळतोय। परंतु द्वेषाची कावेरी झाली ना, याच्यापेक्षा दुसरं काय सुचू या ठिकाणी शकू शकत नाही। आज आपण या ठिकाणी बोललात, काल सांगितलं आमच्या अमोल कोल्हेजींनी, नैतिकतेचा आधार त्यांनी सांगितला। मला आज अमोल कोल्हेजींना या ठिकाणी विचारायचं आहे,
शरद पवार साहेब आमच्या दैवत राज्याचे मुख्यमंत्री होते. लंडनला गेले आणि त्यांना वाटलं की एक लेक सिटी असावी. लवासा त्यांनी त्या ठिकाणी प्रस्थापित त्या ठिकाणी केलं. त्या लवासावरती सर्वाधिक टीका कोणी केली असेल तर काँग्रेस पक्षाने केली. युपीचं सरकार होतं, पवार साहेबांचं स्थान तिसऱ्या स्थानावरती त्या ठिकाणी होतं. त्यावेळेला जयंती नटराजन आणि जयराम रमेश हे पर्यावरण खात्याचे मंत्री होते. त्यांनी हजारो कोटी रुपयाचा लवासाचा प्रकल्प स्क्रॅप केला आणि अतिशय तथ्यहीन अशा आरोप आदरणीय पवार साहेबांच्या कालावधीमध्ये त्या ठिकाणी केले गेले. त्याला युपीचं सरकार होतं. होय, नरेंद्र मोदी साहेब त्याला गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांना त्या प्रकल्पाची पाहणी करायला बोलवलं गेलं आणि हा प्रकल्प योग्य कसा आहे हे मोदी साहेबांनी महाराष्ट्रामध्ये येऊन सांगितलं. मग ज्या सरकारमध्ये तुम्ही होतात, ज्या युपीच्या सरकारमध्ये होतात, जे काँग्रेसच्या ठिकाणी नेतृत्व करत होतं, ते आपल्या सरकारमधल्या सहभागी असलेल्या पक्षाचा कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी करत होते याचा सुद्धा कोणीतरी आता विचार करण्याची वेळ नक्कीच त्या ठिकाणी आलेली आहे. राष्ट्रपती महोदयांच्या अभिभाषणाच्या वरती बोलत असतात ज्या पद्धतीने हिणकस पद्धतीची टीका टिप्पणी त्या ठिकाणी केली जाते आहे हे या भारतीय संसदीय लोकशाही प्रणालीला शोभनीय असं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला त्या ठिकाणी वाटत नाही. होय, करोनाची लस निर्माण केली गेली, चांद्रयान उतरलं गेलं. 71 साली ज्या वेळेला बांगलादेशची निर्मिती झाली, अटल बिहारी वाजपेयीजींनी सांगितलं सभागृहामध्ये दुर्गा देवी इंदिरा गांधींची त्यांनी त्यावेळेला उल्लेख केला आणि चांद्रयान ज्यावेळेला नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली उतरलं गेलं त्याला या विरोधकांनी शास्त्रज्ञांचा तो यश असं म्हटलं. नरेंद्र मोदींचं नाव घेण्यामध्ये यांना त्या ठिकाणी कमीपणा वाटला. असं होऊन कधी चालत नाही. मनाचा मोठेपणा सार्वजनिक दृष्ट्या त्या ठिकाणी दाखवायला लागत असतो. आज एनडीए मजबूत आहे, संविधानाच्या आधारितच मजबूत आहे. 3 वेळेला सलग देशाच्या 140 कोटी जनतेने जे काय अलोट प्रेम त्या ठिकाणी दाखवलेलं आहे याच्याबद्दलची शासकता ज्याच्या मनामध्ये होते त्यांना लोकशाहीचं मूल्य म्हणण्याचा अधिकार त्या ठिकाणी आवश्यक आहे. मी पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने राष्ट्रपती महोदयांचं अभिनंदन जो प्रस्ताव आणलेला आहे त्याचं मी समर्थन या ठिकाणी करतो आणि विश्वास देतो की येत्या 5 वर्षामध्ये जगाच्या पाठीवरती अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हे देश निश्चितपणाने मजबूतपणाने त्या ठिकाणी पावलं उचलेल. आणि आज महाराष्ट्रामध्ये असलेलं महायुतीचं सरकार ज्या सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 350वा राज्याभिषेक सोहळा त्या ठिकाणी केला त्या अभिमानाची गोष्ट तुमच्या आमच्या सर्वांच्या शिकवतो नाही. प्रगत महाराष्ट्र महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून देश घडवण्यासाठी योगदान देईल असा विश्वास त्या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी साहेबांना आज्ञा करण्यापासूनच्या शुभेच्छा देत असताना मला शाल भारत हो, विश्वात शोभनी राहो, ही साने गुरुजीची विचारधारा अंमलात आणण्यासाठी यश प्राप्त हो ही तुझा भाऊच्या चरणी प्रार्थना करून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. श्री KC वेणुगोपाल. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity to having a debate in motion of thanks. While I am reading the President's address, one word strike which was discussed yesterday also. President's address is clearly stating that the people of India have elected a stable government with a clear majority. I thought about that, sir. Why President is insisting that government is having a clear majority? We are quite sure that because of the insecurity of the government is reflecting through the President's words of secure government. This government themselves is not believing the security of this government. Sir, technically they are in power now. We are also agreeing technically they are in power. But what was the real situation, pre-election situation in this country? Yesterday our Honorable LOP narrated all these things. I don't want to repeat it. But you got 240 seats. BJP got 240 seats. First of all, you told about 400 plus. Then you come down for your strength from 303 to 240. This 240 you got with a clear support of Enforcement Directorate, CBI and Income Tax. Not only that, with CBI, Income Tax and Enforcement Directorate and also the so-called the corporate sponsored media 24/7, 8. And of course, election machinery, misusing of election machinery. If that could not help you, you could get only maximum 140 seats. That was the real picture of this country. That was the real picture of this country. Sir, प्लीज कंटिन्यू. सौगत राय जी, प्रोफेसर सौगत राय जी, कृपया पीठ इधर मत करके खड़े होइए. Sir, Enforcement Directorate become a tool of the BJP.
Now BJP headquarters having a washing machine to clean up the corrupt people. To clean up the corrupt people. They talked about very big about other scam. And where is the other scam? They talked about the biggest irrigation scam. Where is the person who done this irrigation scam? Washing machine. A washing machine cleaned out all of these people. Okay, well and good. Sir, despite all these facts, without ED, without a income tax, without any media help, we got 237 seat India Alliance. That is the moral victory. Clearly, morally, we have won. Morally, you have lost the election. This is what my one point, sir. Sir, Honorable Prime Minister told, while Rahul ji decided to have contest on Raebareli also, Modi ji told in a public meeting in Kerala, Rahul Gandhi is going to lose in Wayanad. That is why he is going to Raebareli now. Sir, Rahul Gandhi won in Wayanad and Raebareli about 4 lakh votes, more than double to the Prime Minister majority. And also he told after Amethi he will lose Wayanad. What happened to Amethi, I don't want to say. Who left Amethi now? That you people know that. Oh, so everybody told that. Kishori Lal is here. 40 years he was in Congress. 40 years he was in Congress. As a common Karyakarta. You told that Congress filled the Gandhi family Sipahis in Amethi. This is the BJP narrative. But people of Amethi choose Kishori Lal with more than 1,67,000 votes. Yes. That the majority than Narendra Modi ji. More than Varanasi. More than Varanasi. Therefore, sir, this is the situation. Sir, general election 2024, sir. Sir, I am quoting an article in our constitution, Article 123, 3A. The promotion of or attempt to promote feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion, race, caste, community or language by a candidate or his agent or any other person with the consent of a candidate or his election agent for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidates. This is actually what corrupt practices in the election code of conduct. Now I am coming to what our Prime Minister told on Sir, Prime Minister does bend on my foot. They want to snap God on these people. They don't care your car. They will give money and give it to those who have more children, to the illegal immigrants. They will distribute them to the Muslims who they said they have the first right to the resources. They will go to the extent where they will not spare even our Mangal Sutra. This is the speech done by our Honorable Prime Minister in Banswara. Sir, the fact is that Banswara he spoke. Who is the member for Banswara now? Yes. Who is the member for Banswara? India Alliance member has won with a margin of 2,67,000 votes in Banswara. Prime Minister spoke to the people of Banswara. The people of Banswara totally rejected this claim. Prime Minister again asked me discriminating people on having children. I don't know whether the Prime Minister checked his ministers how many children they have. How many children they have. At least the Prime Minister to check their ministers and NP how many children they have. Because he only told this to the country. Sir. Then, in Gujarat on May 1st, the Prime Minister told the voters of Banaskantha, if you have 2 buffaloes, the Congress will take away one. If it wins the Lok Sabha election, you will be able to leave your child only on 1 buffalo. Sir, surprisingly and fortunately, in Gujarat, his own state, that Banaskantha people also BJP, we won that seat. Ayodhya, yesterday we already narrated about the Ayodhya. Sir, this is what I am telling, this is actually anti-constitutional. I quote the constitutional provision
This is actually against the constitution. Prime Minister, as a candidate, as a political leader, violate the entire constitutional norms. So what is that? I'm not yielding. I'm not yielding, sir. I'm not yielding. But I'm giving a rule. Parliamentary affair minister. Parliamentary affair minister. Renuji, this is just a courtesy. We give time to each other. You What I'm can't saying is do we are patiently listening to your speech, and we must listen. You're a senior member, and we are patiently listening to your words. My only observation is, if मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को नहीं पता कि इस चुनाव में किसको कितना सीट मिला है और वेणुगोपाल जी का भाषण को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये उस पार्टी से जिसको 240 मिला है और हम लोग 98 में बैठे हैं, ऐसे लगेगा। गुजरात में हम 25 सीट जीते, वो एक सीट के बारे में बोल रहे हैं, जहां जहां जीते हैं उसी के बारे में वो बोल रहे हैं। श्री केसी वेणुगोपाल। Sir, this is what I bring the notice of this August House to a serious matter. Our Prime Minister had clearly violated the entire constitutional norms while speaking. How can a Prime Minister talk like this? Sir, then the Election Commission, we given like hundreds of petitions to the Election Commission. They have become only a spectator, silent spectator. That Election Commission also, they're acting like a frontal organization. Sir, yesterday Rahulji spoke about it. Hinduism. Then every BJP leaders are very much busy. Today press conference, Chief Minister's press conference, leaders press conference. You are very much talking about Hinduism. Sir, are you a real believer or we people are the real believer? I'm going to challenge you people. You are not a Hindu believer at all. You are using Hinduism for polarizing the people to win the election. You are using, yes sir, I am coming to the point. Sir, I am coming to the point. Here sir, so many papers are here. Sir, Lord Jagannatha, yesterday Honorable LOP already told about the non-biological birth of our Prime Minister. Of course, he is not biologically born like us. What is BJP, sir? Sambit Patra, 25-24. Lord Jagannatha is Modi Bhakt. Lord Jagannatha is Modi Bhakt. Sir, 22-6-20, JP Nadda ji. Now, even God is not supporting Congress. Narendra Modi is now Surendra Modi. He is the Lord of gods. Number 3. So Narendra Modi is an aunt of Lord Rama and Vishnu who take care of us. This is by Kangana Rawat ji. Then, sir, Bajranga Bali is a Dalit, forest dweller, hill dweller and deprived Yogi Adityanath. Sir. Ravan was an intellectual. Please hear this. Your cabinet, there is a minister. Your cabinet, in your cabinet, there is a minister. Ravan was an intellectual, where Rama is an imaginary. I don't consider Ramayana is to be a true story. Nor do I accept the fact that Lord Ram was a great historical person. Jiten Ram Banchi, cabinet minister of yours. Then you are Hindu. We people are anti-Hindu. All this person, BJP. What is a real Hindu? I used to say that. What is a real Hindu, sir? Real Hindu means the fundamental question before us is not who is a Hindu and who is not, but who is real Hindu who understand the message of debate, tolerance and human values. Sir, Mahatma Gandhi and Godse believe in Bhagavad Gita. Both believe in Bhagavad Gita. Both read Bhagavad Gita. But Gandhi learned non-violence, tolerance and respect for human life from the Gita and the message of Lord Krishna. Godse learned violence, murder and intolerance from the same texture. Sir, we the Congress and India Alliance believe in Gandhi's Hinduism, not Godse's Hinduism. Sir, we
believe we follow Gandhi's Hinduism. We didn't follow God's Hinduism. Sir, the Ram Manohar Lohi also taught about Hinduism. Pandit Ji told about Hinduism. I am a Hindu brother. I used to go Guruvayur temple every month. I used to go to Sabarimala every year. But I used to visit Vatican also. I used to visit Ajmer most also. I went along with my leader Rahul Gandhi to Golden Temple. We done seva. What a situation was there. Yes, sister, please write. You know, we believe it. What a Hindu? Yes, brother. Really, you think that Modi is bigger than goat? You projected like that. Prime Minister is bigger than goat. That is the biggest anti-Hindu statement. That is the biggest anti-Hindu statement. That is the biggest anti-believer statement. Nobody is bigger than God as per Hindu tradition. You presented Modi as a bigger than God. That is why God punished this election. You understood? That is why. Sir, then yesterday, Anurag Thakur, this rule book yesterday, the Honorable Prime Minister showed this rule book to this park. We are also respecting rule book, respecting directions from the Speaker. But rule book has to be applicable to all the members of this House. Speaker has expunged Honorable Rahuji's speech. Speaker didn't touch Mr. Anurag Thakur's speech. Anurag Thakur, how many allegations he's made yesterday? Sir, Speaker, expensive. किसी वेणुगोपाल जी सपोज है नहीं सपोज है मिस्टर केसी वेणुगोपाल जी if you feel कि अनुराग ठाकुर जी if he has uttered some unparliamentary words, so I think so there is a rule you can give in writing and then the speaker will look into it. So we already given in writing. So okay, sir. Done. Sir, the two people's names, the entire country know that their name has been taken by anybody in this house, entire opposition will jump. Two big business people's names. That has been expunged yesterday. That has been expunged because I only talking about the two people. Sir, Anurag Thakur ji. Parliamentary affairs minister. Sir, I'm coming to my point. Sir, Maybe you are not yesterday, but I'm mentioning the name of parliamentary affairs minister. Venuji, you have raised a question about deletion of a portion of speech from the proceedings. There is a rule and we all know. And there, absolutely, I'm addressing to his question. Just wait. Sir, Just wait. विपक्ष के ओर से अगर हमारे कोई सदस्य ने बोलते समय कोई रूल का उल्लंघन किया है वो नोटिस दे सकते हैं। आप यहाँ में अगर बात बोलेंगे और जो रूल का कदम जो उठाना चाहिए आप नहीं करेंगे तो संदेश गलत जाएगा और ऐसा लगेगा कि चेयर से स्पीकर साहब मन मर्जी कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ से 115 में नोटिस दिया और उसके बाद स्पीकर साहब के जो कार्रवाई करने का उचित वो किया। लेकिन मैं वेणु जी आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आई एम ए बुद्धिस्ट, मैं एक बौद्ध हूँ और हम अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। हम एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मेरा अनुरोध है वेणु जी, मैं आपको सिर्फ नहीं, मैं नेता प्रतिपक्ष में है, सारे कांग्रेस पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं, आप बार बार हिंदुओं का मजाक उड़ा के आपको क्या फायदा मिलेगा ये बताइए। हर भाषण में आप हिंदुओं का मजाक क्यों उड़ाते हैं, ये ठीक बात नहीं है। गौरव जी, वेणुगोपाल जी एंड गौरव जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कुछ कहा, लेकिन आई विल एडवाइज टू केसी वेणुगोपाल जी कि अगर इफ यू इलेक्टेड या इफ यू जस्ट मेक पास एनी एक्सप्रेशन ऑन द चेयर दैट विल बी एक्सप्लेन, तो प्लीज यू मत
Sir, this Anurag Thakur set up. Sir, What about the government? Sir, I'm talking about. I'm trying to talking about a few incidents. Delhi airport roof collapse, Jabalpur airport roof collapse, canopy collapse in Rajkot airports, bad condition of Ayodhya no roads, leakage in Ram Mandir, cracks in Mumbai train harbour link roads, 3 new bridges falling down in Bihar 2023 and 24, Pragati Maidan tunnel submarine. Sir, all this entire construction during this entire period has been collapsed. Sir, India is these people under these people rule. Every building is under the threat of collapse. Sir. Then already told about the electoral bond system. Are you dare to inquire about the electoral bond system? I am challenging Honorable Prime Minister. You are talking about the corruption. How much money you have made? But what is the practice, sir? The people who are not donating the funds to BJP, then suddenly IT will come, IT will raid, ED will come, ED will investigate, then automatically electoral bond will come to the party BJP. Then nothing is there. With one of the biggest scam country ever seen was electoral bond scam. If you are not scared anything, why don't you put up an inquiry? You put up an inquiry of parliamentary committee. You are not ready. Actually, that's one of the biggest scam happened in this period, sir. Sir, President talked about the bullet train, sir, for comfortable journey. Okay, bullet train, but we need a bullet safety trains also, sir. So, how much train accident happened this year? Last 10 years, as per Crime Record Bureau statistics, I am quoting only that statistics. About 2.6 lakh people have lost their lives in train accident in the last 10 years. The same railway minister who was controlled the last 5 years, 2.5, 6 lakhs. Yes, this is Crime Record Bureau. Yeah. Last 10 years, that train accident, 2.6. You can verify, brother. You can tell. I'm quoting this. I think so, K.C. Best. Venugopal. Sir. You must correct yourself. Sir, my question is, I will authenticate. Sir, your question. He will authenticate. वो उन्होंने कहा है Sir, कि मैं इसको authenticate Sir. करूंगा। अनुराग जी, हाथ बंदा है Sir. What is the sir? Sir, I'm not yielding, sir. नहीं, उन्होंने खड़े Sir. कहा Sir, उनका नाम आपने लिया था, तो वो कुछ कहना चाहते हैं। Sir, that's how much train accident happened in this last 10 years? Yes, sir. His name, that's why he is Sir, what action has been taken by this government to control the train accident? वो गवर्नमेंट will reply. Certainly you can But I'm asking, sir, I'm asking not about you. I'm asking to government only. Sir, how much train accident happened? There is no train safety at all. Passenger safety is a low priority for this government. Sir, Just sir. Why you are standing now? Mr. Listen. Sir. He has Sir. अनुराग जी, इनकी स्पीच के बाद आपको Sir. प्लीज आप बैठ जाए। आप you will get opportunity after his speech. Let us कांग्रेस पार्टी का टाइम कैसे जा रहा है? let us he should finish. Sir, my point. The President has just mentioned about the feasibility studies or bullet train in the country. Speaker, sir, first of all, we need to bulletproof safety for these trains. At least you should ensure that before going for any big plan. Sir, unemployment situation in this country, here it is debated. First of all, in 2014, Modi ji promised that 2 crore jobs per year. 10 years already over. How much job will be provided?
How much job you provided? Due to demonetization and bad GST, lot many people lost their job, present job. That was the result. That is why entire youth was against you in this election. Therefore, unemployment situation in the country is very much 8.1% in April 2024 from 7% in March 2024 to April. Kindly conclude. Yes, sir, I'm only one or two points. Already you have one or two points. more than 20 minutes. Sir. You have been allotted I'm going to 50. conclude, sir. Sir, I'm coming to another area, sir, relating to a biggest issue. Sir, You try to conclude. sir, yes, sir. Sir, our fisherman life is in a very great distress. Like our Adivasis in forest, fishermen owns the sea, entire coast. That's due to the CRZ norms, the poor fisherman is not in a position to construct the dwelling houses, and they are not in a position to do their fishing activities. There are so many times different members of parliament raised this issue. So far nothing is happening. That poor fisherman at least needs some justice, sir, from this government. There is a need of substantial change in CRZ norms, providing fishermen for making their home, sir. Sir, finally, sir, without the government is not interested to talk about Manipur. They thought that Manipur is not part of the country. One of the best state of our country, one of the beautiful state of our country with cultural heritage and very, very interesting and intelligent people living in the state. But what happened to Manipur, everybody knows that. At least, sir, that entire episode of Manipur is a result of this government's activities. Thank you. Please kindly. Sir, I am concluding my speech by quoting Father of Nation Mahatma Gandhi. And I must also say that the world listened to him even before the Modi films, sir. Gandhi films, sir. This is the biggest surprise for us. When I was childhood, studying in first standard, I heard about Mahatma Gandhi. Every Indians, every people who living abroad also heard about Mahatma Gandhi. Our Prime Minister is telling, we know about Mahatma Gandhi only after the Modi film, Gandhi film. Sorry, sir. Sir, Gandhi, I am trying to quote, no perfect democracy is possible. It's a quote. Without a perfect non-violence at the back of it. We believe in Gandhi philosophy of non-violence. Yesterday also, you ransacked, you attacked our Ahmedabad party office. PCC office attacked by BJP. Thank you. With Gandhiji, Rahulji yesterday told the same thing. Please believe in Gandhiji's non-violence. Thank you very much, sir. श्री अनुराग ठाकुर जी. धन्यवाद सभापति जी. महात्मा गांधी जी के नाम पे कोई इतना झूठ बोल के चला जाए और ऐसी हालत इनकी हो गई. आप अपने को केवल कन्फाइंड रखिए. सर, कल से एक नया ट्रेंड शुरू हो गया. उन्होंने आपका नाम लिया था और आपसे कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं. आपको कहा था आप झूठ बोल रहे हैं. उस पे अपना जवाब, आपकी स्पीच नहीं है, आप उसका जवाब दे दें. जो आपका नाम लिया था और आपसे कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं. माननीय सभापति जी, टैगोर, मिस्टर टैगोर, he has mentioned his name, that's why I have given my. माननीय सभापति जी, Mr. Huda, I have given my. नहीं. सभापति जी, मुझे मिस्टर, हाँ मिल जाएगा. Certainly. सर, मेरे खड़े होने से इनको इतना दर्द क्यों होता है? क्या मेरा एक सदस्य होने का इतना हक भी नहीं कि मेरा नाम ले, आरोप लगाए? मेरा इतना ही माननीय सभापति जी कहना है. कल अगर मुझे मेरी पार्टी ने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया अपना पक्ष रखने का, अपनी पार्टी का पक्ष रखने का, अगर उसमें एक भी बात असत्य हो, जो मैंने कहा कि इमरजेंसी आपने लगाई थी, लोकतंत्र का चीरहरण आपने किया था,
अगर आपको लगता है झूठ है तो आप इस पे बोलिए। मैंने कहा था। थैंक यू, थैंक यू, हो गया। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड प्लीज। श्री दिलीप सेकिया जी, श्री दिलीप सेकिया जी, प्लीज प्लीज, श्री दिलीप सेकिया जी, श्री दिलीप सेकिया जी, श्री दिलीप सेकिया जी। नो नो, Mr. K.C. Venugopal, especially he has mentioned कि in speech Anurag Thakur, whatever he has tell a lie, so that's why I have given opportunity to explain him. श्री दिलीप सेकिया जी, दिलीप सेकिया जी, प्लीज। सभापति महोदय, महामाननीय राष्ट्रपति महोदय की अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रहा है, इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दरंग उदालगुड़ी, वो दरंग उदालगुड़ी के सभी हमारे जो वोटर्स है, आज इस सदन के माध्यम से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, कल सुबह से मैंने धन्यवाद प्रस्ताव पर सभी आदरणीय सांसदों का वक्तव्य सुना, विशेष करके एलओपी राहुल गांधी जी का वक्तव्य सुना। आज सुबह समाजवादी पार्टी के जी को सुना, अभी वेणुगोपाल जी को सुन रहा था। ये लोग आरोप लगाते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा सरकार संविधान को खतरे में डाल रहा है, देश के कानून व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। मैं उनको यह दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं पहले तो राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन है, उनसे विनम्रता पूर्वक एक निवेदन करना चाहता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों से 3 कारणों के लिए वो क्षमा याचना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। पहला कारण है, काल जो उन्होंने उनका उद्बोधन में जो विषय बताया है, जो प्राचीन भारत के सभ्यता संस्कृति को उन्होंने जो अपमानित किया है, हिंदुत्व, हिंदू और सनातन को जिस प्रकार ने उन्होंने समालोचना की है, ये हिंदू है तो भारत में, ये भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष है। हिंदू का मेजॉरिटी है तो भारतवर्ष आज इस गणतंत्र के इस बड़े, सबसे बड़े जो गणतंत्र है इस विश्व में, इस गणतंत्र को जो मूलभूत विचार है उसको आगे बढ़ा करके ले जा रहा है। तो राहुल गांधी जी ना हिंदू है, ना कुछ अलग धर्म का है। ये जनता, देश के जनता उनको सवाल करते हैं, उसका ओरिजिन क्या है वो भूल जाते हैं। ये सनातन संस्कृति, ये भारत के ये जो विरासत है, ये भारत का विरासत ही विश्व में हमारे पहचान है। दूसरा कारण से मैं राहुल गांधी जी को माफी मांगने के लिए डिमांड करता हूं। 1975 25 जून, जिस दिन राहुल गांधी जी के दादी तदानीतन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने देश भर में संविधान को कुचलने का काम किया था, गणतंत्र को खत्म करने का काम किया था, लेकिन ये लोग हिस्ट्री अध्ययन नहीं करते हैं तो भी उस छुपाने का कोशिश करते हैं। लेकिन देश के जनता वो भूले नहीं है।
1975 25 जून का दिन नहीं भूला है। इसके कारण राहुल गांधी और कांग्रेस देश से माफी मांगना चाहिए। 1975 ने हमने जो किया था वो गलत किया था, संविधान को खत्म करने वाला काम किया था। आज हमको हंसी आता है। देख सभापति जी, देश के लोग आज शिक्षित है, जागरूक है। देश के लोग, इनके जो हाथी के दांत जिस तरफ होते हैं, एक दिखाने वाला दांत होता है, एक खाने वाला दांत होता है। एक दिखाने वाला दांत दिखाता है, संविधान ऐसे दिखाता है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, अगर आपको संविधान दिखाना है तो 1975 का 25 जून का 3922 नंबर ऑर्डिनेंस वो लेकर के घूमे, देश को दिखाए, जनता को, जो हमने 1975 25 जून को क्या किया था गणतंत्र के साथ, संविधान के साथ। तीसरा, कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही गणतंत्र नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं थे। जब सरदार पटेल जी को कांग्रेस स्टेट कमेटी ने उनको प्रधानमंत्री के नाम पर मुहर लगाई थी, तब सरदार पटेल को मेजॉरिटी समर्थन आने के बाद भी सरदार पटेल को छोड़ करके नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाए गए थे। उसके लिए भी राहुल गांधी सदन से और देश से माफी मांगना चाहिए। सभापति महोदय, ये सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, आरएसएस विरोधी, बीजेपी विरोधी और हिंदुस्तान का विरोध करना इनका उनका एक हमेशा एक आदत बन गया है। वो नहीं चाहते हिंदुस्तान तरक्की करे, हिंदुस्तान देश के तीसरे नंबर अर्थनीति बने, हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बने। वो नहीं चाहते, उसको हजम नहीं होता है। उनका भाषा भी पाकिस्तान के जैसे कोई लोग बोलता है, इसी लाइन का ही उनका भाषा होता है। सभापति महोदय, आज हम बहुत दुख के साथ यहां खड़ा हो। इलेक्टोरल सक्सेस राजनीति में, चुनाव में हार जीत होता है। 400 पार हम लोग नहीं हुआ। हम लोग जितना दुखी है, ऐसा लगता है उनका व्यवहार से वो लोग ज्यादा दुखी है। अध्यक्ष सभापति महोदय, वो लोग ज्यादा दुखी हो गया। हम लोग 400 पार नहीं हुआ। तो पिछले 3 चुनाव का 2009, 2014, 2019 में कांग्रेस को जितना सीट मिला, टोटल आज 48 मिला। तीनों का जोगफल किया जाए उससे भी कांग्रेस कम होता है। अध्यक्ष महोदय, आप सुनिए, कांग्रेस वाले और कांग्रेस के सपोर्ट में जो इंडिया अलायंस में जो लोग आज बैठे हुए हैं, वो आज नरेंद्र मोदी जी को एक उंगली दिखाता है, प्रधानमंत्री जी को उंगली दिखाता है। वो भूल जाता है उनके लिए सर अंगुली उनको दिखा रहे हैं, सर अंगुल उनको दिखा रहा है, सर अंगुल। भ्रष्टाचार का अगर कोई जननी है तो कांग्रेस पार्टी है। भ्रष्टाचार को पदक ने दिया है इस देश में, वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। 1959 में अध्यक्ष सभापति महोदय, इस देश में भ्रष्टाचार का, सरकारी भ्रष्टाचार का शुरुआत किसी के जमाने में शुरू हुआ तो पंडित नेहरू जी के कार्यकाल में जीप केलेंकरी के साथ 1959 में इस देश में भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार का वो सिलसिला शुरू किया है। जवाब दो कांग्रेस, जवाब दो। उसके बाद आप सब लोग जानते हैं, सदन के सभी मेरे साथी जानते हैं, कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक सिक्का का दो पहलू होता है। एक साइड में अगर कांग्रेस का हाथ रहेगा, कांग्रेस का हाथ
हमेशा दलालों के साथ में रहता है, हमेशा कमीशन खोरों के साथ में रहता है, हमेशा कांग्रेस का हाथ देश के कृपया समाप्त गरीब करें। के साथ नहीं है। कृपया- अध्यक्ष महोदय, मेडन स्पीच से मेरा दूसरी बार मैं सुन के आया हूँ, थोड़ा समय हमको बोलना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट से पार्टी का सुनिए, समय बैठो, सुनिए, सुनिए, आप बैठो, बैठो, बैठो। देखो इतना देखो शौक, देखो 3 चुनाव में 240 का आंकड़ा आप लोग नहीं पहुंचा, इतना आवाज में मत बोलो। आप दिलीप सेठिया जी, सुनिए, आप इधर सुनिए। बोलिए, आप चेयर की तरफ आप जी इधर अध्यक्ष करिए। जी, आप उनसे मत सभापति बात- महोदय, आप उनकी तरफ मत सुनिए, मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं। राहुल गांधी जी तो उनका दादाजी ने 1962 में, आज मणिपुर का बात के लेकर के उन लोग विषय उठाते हैं, बहुत अच्छा है। इतना सोलिडारिटी मणिपुर के साथ दिखाते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट को इनके जमाने में सब कुछ मिल गया था। कुछ नहीं मिला था सभापति महोदय। नॉर्थ ईस्ट को 55 साल में अगर किसी ने मदरली एटीट्यूड किसी पार्टी ने दिखाया है, ये कांग्रेस पार्टी है सभापति महोदय। 1962 इंडो चाइना वॉर। अब कृपया समाप्त करें, समय आपका हो गया। थोड़ा 2 मिनट हमको दीजिए। समाप्त करें, समाप्त। एक अध्यक्ष मिनट, सभापति एक महोदय, मिनट। माई हार्ट गोज टू द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। किसने बोला था? राहुल गांधी जी के दादाजी बोला था, इस सदन में नहीं, आकाशवाणी में बोला था, आकाशवाणी में बोला था। आज मणिपुर के हिंसा के लिए, मणिपुर के परिस्थिति को संभालने के लिए हम लोग संभाल रहे हैं। लेकिन 1979 से 1985 तक जब इमिग्रेशन एक्सपांशन के लिए, विदेशी बहिष्कार के लिए जब आंदोलन असम में हुआ था, 855 असम के जवानों को शहीद करने का, मारने का काम किसने किया था सभापति महोदय? यही कांग्रेस पार्टी, यही गौरव गोगोई जी यहाँ बैठा हुआ। अब आप समाप्त करें। आप सभापति समाप्त महोदय, करें। थोड़ा समाप्त। 2 मिनट हमको नहीं, दीजिए। समाप्त करें। सभापति समाप्त महोदय, करें। 2 मिनट कृपया हमको करें। दीजिए। आपका समय हो देखिए, गया। हम नॉर्थ ईस्ट से है, हम नॉर्थ ईस्ट से है। आज आप चुनिए। में से हम एक बोल रहा है। एक मिनट, सभापति महोदय, प्लीज प्लीज नॉर्थ ईस्ट में जोड़ने को काम, कम्युनिकेशन से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, कनेक्टिविटी से लेकर के, अगर किसी सरकार ने जोड़ने का काम किया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने जोड़ने का काम किया है। रेल नेटवर्क से, एयर नेटवर्क से, रोड नेटवर्क से, इंटरनेट से, अगर किसी ने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा है, नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने काफी पुण्य का भी काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने काफी पुण्य का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब लोगों को अन्न दान किया है, देश के गरीब लोगों को जल दान किया है, देश के गरीब लोगों को उनका घर जो है हाउस, उसको दान किया है। कृपया समाप्त करें। एक अच्छा काम नरेंद्र मोदी जी और किया है, कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट का सफाया किया है, ये भी अच्छा काम किया है। धन्यवाद। मैं फिर से सभापति महोदय, राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट, आज अखिलेश यादव जी अभी फैजाबाद, आप अपनी बात साहब बैठा हुआ है। मैं अपना बोल रहा हूँ, फैजाबाद के एमपी साहब बैठ रहा है, आप अपनी बात मैं बोल रहा हूँ। अखिलेश यादव जी, आपके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने जो निहत्ते सेवकों के ऊपर जो गोली चलाए थे, आप दिलीप वो सेठी, भी हिंदू कृपया समाज समाप्त कभी नहीं करें। भूलेगा। कृपया समाप्त करें। भातृत्व को मैं आज स्मरण करता श्रीमती हूँ। हरसिमरत कौर, श्रीमती हरसिमरत कौर। शुक्रिया सर। सर माइक चलाइए। श्रीमती हरसिमरत कौर। शुक्रिया सर। सर, इस हाउस में खड़े होके मेरे जैसे जो ना पक्ष के साथ है और ना विपक्ष के साथ है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये 300 पार का नारा देके 400 पार का नारा देके 330 से 240 में आ रहे हैं। ईडीआई सीबीआई यूज करने के बाद भी तब भी अपना पीठ थपथपा रहे हैं।
और ये 50 से जो 99 में चले गए, ये अपना पीठ थपथपा रहे हैं। तो इन दोनों का ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ, हम तो जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। सर मुझे ये इन राजनीति जो इस बारी हुई है शायद देश ने कभी देखी नहीं। जितनी माइग्रेशन हुई है यहाँ से वहाँ, दल बदल दो, हल्का बदल दो, पार्टी बदल दो, कुछ पता ही नहीं लग रहा। कल यहाँ पे बैठा तो आज वहाँ पे बैठा है। हमारे राज्य में सर जो रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी में अब वो दोनों ही इकट्ठे हो गए। तो अब ऑपोजिशन का, ये राहुल जी कल कह रहे थे कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो कंफर्म कर दीजिए यहाँ पे कि आप आम आदमी के भी आप ऑपोजिशन के लीडर हैं, क्योंकि पंजाब में कुछ बोलते हैं, बाकी देश में कुछ और बोलते हैं। और सर जहाँ तो इनकी बात है तो इनके बारे में तो क्या कहूँ। सो मैं ज़्यादा अपना समय इन पे बर्बाद नहीं करना चाहूँगी। सर मैं आपके माध्यम से, क्योंकि समय कम होता है, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपने राज्य के मुद्दों पे आना चाहूँगी। आज मैं आपसे आपके राही आग्रह करती हूँ राष्ट्रपति जी को कि सरकार को बोलिए कि पंजाब एक किसानी सूबा है। इस किसान के उत्ते बहुत बड़े संकट ने आज किसाना ने, नौजवाना ने ते माइनॉरिटीज तिन्ना ने इन्हों रिजेक्ट किया है, जिदे करके इन्होंने नंबर कटे ने, क्योंकि इन्होंने 800 किसान शहीद कराते पंजाब की बरूहा च ते उन्होंने चकिया यूपी के इलैक्शनों तो पहले आ कह के कि थोड़ा MSP लीगल गारंटी की जाऊगी ते थोड़ियां मंगा मनिया जाएगियां, लेकिन ना तो उन्होंने मंगा पूरी कीतियां। ते जब वो किसान 2024 एक बार फिर दिल्ली आके धरना लाना चाहते सी, थानू हैरानी होगी उन्होंने पंजाब के बॉर्डर च रोक के किस तरह हरियाणा की सरकार ते पुलिस ने जिहो जी तशद्दद की, उन्होंने उत्ते अथरू गैस गोलियां दी बछार करके किन्ने किसानों को घायल करता। ट्रैक्टर उन्होंने पाते, नौजवान मुंडा शुभदीप मेरे हल्के का उन्होंने शहीद कर दिता ते साडा मुख्यमंत्री मूँह च ताले ला के बैठा रहा। सो मैं थानू बेनती करदी हां कि किसानी इशूज़ नू इन्हां नू सॉर्ट आउट किया जाए। सरकार उन्होंने वखवादी, आतंकवादी तशद्दद करना बंद करे ते जेड़े वादे किए उन्होंने वादियां नू पूरा करे। मैं एक होर भी बेनती करांगी कि पंजाब दा अटारी वाघा बॉर्डर ते हुसैनीवाला बॉर्डर खोलिया जाए ताकि साडे बॉर्डर तो ट्रेड हो सके, ताकि साडी किसानी जेड़ी संकट च, इंडस्ट्री जेड़ी संकट च, नौजवान जेड़ा बेरोजगार है, इस बॉर्डर जे थोड़े गुजरात के बॉर्डर च सी रूट तो जे हो सकता है ट्रेड, तो फिर पंजाब दे लैंड राइट तो क्यों नहीं हो सकता। मेरी एक डिमांड है कि एक इंडस्ट्रियल रूट, एक ट्रेड रूट बॉर्डर तक खोलिया जा ताकि साडा उथों ट्रेड हो सके। सर दूजी गल, जिथे किसानी संकट च पंजाब च, नौजवान बहुत बड़े संकट च, क्योंकि पंजाब च अज ड्रग एपिडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक कर ली है पंजाब का। तो इन्ना नशा पंजाब से बढ़ गया है। इन्होंने कांग्रेस यानी धार्मिक ग्रंथ की सौ खादी सी कि 4 हफ्ते से नशे खत्म कर देंगे। आम आदमी पार्टी ने क्या 10 दिन से, लेकिन खत्म तक की किया कि रोज नौजवान मर रहे हैं। हुण तक पुलिस के मुलाजम भी मरन लग गए हैं। इन्ना ज्यादा ड्रग्स है ते इस ड्रग्स करके अद्धा पंजाब BSF के हवाले हमारे मुख्यमंत्री ने करता। लेकिन हर रोज, हर महीने कई 100 ड्रोन हर रात नशे ते गोलियां लेके, आर्म्स ते एम्यूनेशन लेके, नशे लेके बॉर्डर तो पार कर देने ते पंजाब च तबाही फैला रहे हैं। इस सरकार नूं भी पुछ दिया कि इहनूं रोकण वास्ते तुसीं की कदम चक रहे हो। उन्हां दे ऑफिशियल्स आप कहंदे ने एक ड्रोन फड़िया जांदा ते 5 अपना कागो छड्ड के जांदे ने। सो पंजाब च नशे फैलाई जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। गैंगस्टर का राज, नशा का राज, लोग बेहाल है, जिदे करके साडा नौजवान पंजाब छड़ के विदेशों वाल पल रहा है। मैं अज तुहाडे राही सरकार नूं आ भी बेनती कर दियां, जिवें बादल साहब वाजपेयी जी तो पंजाब वास्ते बठिंडा रिफाइनरी लैके आई से, कोई इंडस्ट्रीयल पैकेज पंजाब नूं दिता जाए, खास करके बॉर्डर के इलाके च ते इंडस्ट्री नूं, क्योंकि साडे नाल दे सूबियां विच हिमाचल होए, जम्मू कश्मीर होए, उन्हां नूं टैक्स इंसेंटिव्स मिले जिहदे करके साडी इंडस्ट्री भज रही है। सो पंजाब नूं जरूर इह सरकार दे जे बॉर्डर स्टेट पीसफुल होगा तां ही थोड़ा देश पीसफुल हो सकता है। तीजी गल मैं बेनती कर दी सरकार नूं कि माइनॉरिटीज ते रिलीजन, साडे रिलीजियस अफेयर च तुसीं अपनी दखल अंदाजी बंद करो। जा देखो कदे आ कहंदे ने कि असीं हमें राहुल गांधी जी लिख के दे रहे सी, दरबार साहब गया, कदे वो कहंदे ने कि असीं 550 साल मनाया। जब तुसीं भी थपथपानी है तो बड़े सिखां दी गल कर दिओ।
ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਤੇ ਤੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 2019 'ਚ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਕਰੋਗੇ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਯੂ ਟਰਨ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ, ਫਿਰ कहता अदालत च कि दे आर अ थ्रेट टू सोसाइटी, ते हुण नवे रूल्स ते कहंदे हो पहले माफी मंगन। तुहानू कोई स्टैंड हैगा कि नहीं हैगा? ते ये कानून सिर्फ सिखां वास्ते कदे साडी धीआं जब जुडिशियल एग्जाम देने वास्ते राजस्थान जांदी है ते तुहाडे पिट्ठू उन्हां नू एग्जाम नहीं देन देंदे क्योंकि ओ सेल्सदारी है, ओ क्योंकि ओ अमृतधारी हैगे। कहंदे ककार हटाओ, साडे धन दे उत्ते हमला। साडा तां जी एक पंजाब दा मैंबर ऑफ पार्लियामेंट खडूर साहब तो जिन्हों लोगों ने जिताता, तुसी तो उन्होंने भी शपथ लेनी नहीं दे रहे ते सिखा दे नाल धक्का नहीं है। क्या है, मैं बेनती कर दिया, लोगों के मैंडेट नो सत्कारना हर सरकार का फर्ज होता है, जिहदे करके अज हालात इहो जे हो गए ने कि अज पंजाब च जिहड़ी रेडिकल फोर्सेस ने वो हावी हो रहे हैं ते मॉडरेट फोर्सेस कमजोर हो रहे हैं, जिहड़ा तुहाडे वास्ते एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए है। साडे पानी आज सारी केंद्र की सरकार, भावे कांग्रेस होए, भावे बीजेपी होए, भावे आप आदमी होए, तीनों सरकार आज पंजाब का पानी खोना चाहदियां ने। पंजाब का पानी पंजाब की जिंद जान, पहले उन्होंने साडा पानी दूजे सूबे नूं देता, हुण सारे रल मिल के SYL दी नहर कढ के सारा पानी साडे तो खोना चाहते ते पंजाब नूं बनाना चाहते ने। श्रोमणी अकाली दल कदे भी श्रोमणी अकाली दल हमेशा बेइंसाफिया के खिलाफ लड़ता रहे, भावे कांग्रेस होए, भावे भाजपा की बेइंसाफी होए, भावे आम आदमी दी होए, लड़ते रहे हैं, लड़ते रहांगे। एक बूंद पंजाब का पानी पंजाब तो बाहर नहीं ले जान देवांगे। अखीर च मैं थानू आ भी बेनती करदी हां कि साडी राजधानी चंडीगढ़ जिहड़ा इन्हां ने सानू 6 दहाकियां तो नहीं दित्ती, अज तुसीं साडा क्लेम डाइल्यूट करके कमजोर करी जा रहे हो। थानू भी मैं बेनती कर दिया, साडी राजधानी है, इनू असीं छड्डांगे कदे नहीं। साडी राजधानी सानू वापस दिओ, साडा पानी दे उत्ते ढाका बंद करो, साडे धार्मिक स्थानां दा कब्जा तुसीं छड्डो ते साडे किसानां दे नाल इंसाफ करो। जे पंजाब नू तुसीं मलम लाओगे तां इहो सूबा इहो जे लोकी ने ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ कृपया समाप्त करें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ। ਸੋਸਾ सभी ਅਖੀਰ ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ कृपया समाप्त करें अपनी बात। ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ कृपया अपना समाप्त करें ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। 40,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ। मैं आस करती सी कि राष्ट्रपति जी बोलेंगे कि 2% का छोटा सा एक माइनॉरिटी जिन्होंने 40,000 बंदियां ने अरेस्ट कोर्ट किया ते सानू शाबाशी दे। लेकिन बैकडोर एमरजेंसी जड़ी हो रही है, UAPA लगा के, NSA लगा के, ये सभी सब बात कर ले। आपको काइंडली कंक्लूड, प्लीज काइंडली कंक्लूड। सभी माननीय सदस्यों के लिए एक सूचना है कि जो माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण देना चाहते हो वो कृपया सदन पटल पे अपना लिखित भाषण रख सकते हैं। धन्यवाद। श्री अजय भट्ट जी। माननीय सभापति जी, आपने मुझे जो श्री अनुराग ठाकुर जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसमें बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और अध्यक्ष महोदय को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उनका दूसरा कार्यकाल बहुत ही बेहतर और पिछले कार्यकाल से भी बेहतर होने वाला है। उनकी छत्र छाया में पक्ष विपक्ष और देश की प्रगति की बात को बहुत अच्छे तरीके से पहले भी ले गए हैं, आगे भी हम ले जाने वाले हैं।
मैं भारत की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार देश को दी है। मैं उत्तराखंड की जनता एवं नैनीताल उधम सिंह नगर की जनता का भी विशेष आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे दूसरी बार इस सदन में सेवा करने के लिए भेजा है। मान्यवर, लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष होता है। विपक्ष का काम आई ओपनर का होता है और जो सत्ता में है वो कहीं अगर ऐसी बात होती है तो हम लोग उसको संशोधन करते हैं। कभी कोई यहाँ बैठता है, कभी कोई वहाँ बैठता है। लेकिन मान्यवर, अगर एक टायर भी पंचर होता है तो फिर लोकतंत्र की गाड़ी डगमगाती है। क्या जमाने होते थे हंसी ठिठोली के। हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने को भी सुना है, सुषमा स्वराज जी को भी सुना है। 71 में अटल जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देश रहेगा तो हम तब रहेंगे, चुनाव तो 10-15 दिन में हो जाएगा, मर्यादा में रहते हुए हम एक दूसरे के ऊपर जो भी छीटाकशी करेंगे वो कर लेंगे लोकतंत्र की परिधि में। लेकिन यहां तो आज हद हो गई है, हद। पत्नी भी विपक्ष में हो सकती है, पति दूसरे दल में हो सकते हैं, भाई भाई दूसरे दल में है, बेटा और पिता भी अलग अलग दलों में होते हैं। लेकिन मान्यवर, मर्यादाएं कभी नहीं टूटती हैं, मर्यादा अपनी जगह रहती है। मान्यवर, यहां मैं देख रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष, आज नहीं मुझे भी 5 साल पहले देखते हुए हुआ है कि मर्यादाएं तहस नहस। अरे हम उस देश के हैं जहां राम है, शिव है, हमारी मर्यादाओं के लिए वनवास चले गए, पिता की आज्ञा मानी। यहां तो बात ही नहीं होती, किस तरह से बोलते हम। मैं एक वीडियो देख रहा था, ये नरेंद्र मोदी अब देखेगा, नहीं जीतेगा। क्या है भाई, पिता के तुल्य होंगे, भाई के तुल्य होंगे, बड़े भाई के तुल्य होंगे, ये कोई बोलने का तरीका है? आप खूब बोलिए सरकार के खिलाफ, ये छूट है हर एक को, लेकिन मर्यादा, लैंग्वेज ठीक सी हो। अब कल ही देखिए मान्यवर, कितना अच्छा चल रहा था, हम संविधान बचाते हैं, हम संविधान बचाते हैं। ठीक है, संविधान बचाया तो 1975 भी तो याद होगा, जून को नाखून उखाड़ दिए, विपक्षी दलों को गिरफ्तार कर दिया, भूखों मार दिया, लोगों की आंतें सूज गई, कई लोग सालों सालों तक बीमार रहे, अंततः तो वो संसार छोड़ के चले गए। ये संविधान बचाया आपने, और आज आप कौन सा संविधान बचा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप किसको खुश करना चाहते हैं हिंदुओं को गाली देके? ये तो साफ होना चाहिए, आखिर क्या बात है, हिंदुओं से नफरत क्या है? मान्यवर, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्या हिंदू हिंसक हैं? कहीं किसी पर झपटे हैं? वसुधैव कुटुंबकम किसने दिया है? कौन कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम? मान्यवर, ये हमारा है, हमारे सनातनी का अपना स्लोगन है, और हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर हमने कहा है। मान्यवर, हमारे लोगों ने कहा है। आज तो अब इसको G20 में पूरे विश्व ने ले लिया है, सबने अपना लिया है। आखिर हम कहां जा रहे हैं? हमको विदेशों में सभी जगह मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। यही है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? हम अपने माता पिता, बड़े भाई, अपने बहनों से बोलना तक ठीक से नहीं करते हैं। नेता सदन पवित्र एक ओहदा है, नेता प्रतिपक्ष भी पवित्र ओहदा है, दोनों मिलकर लोकतंत्र की गाड़ी को ले जाते हैं। नेता सदन जब कोई बात कहते हैं, किस तरह से उन पर आरोप लगाए जाते हैं, तू तड़ाक गरियाया जाता है, क्या नहीं कहा गया, खूनी से लेकर क्या क्या नहीं आरोप लगाए गए। वो तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, कभी भी अपनी वाणी से कहीं पर अपना वाणी संयम नहीं खोया, सब चीज देखते हैं। मान्यवर, फिर आप देखिए, क्या हिंदू हृदय सम्राट पूज्य शिवाजी महाराज हिंसक थे? क्या हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जी हिंसक थे? क्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी हिंसक थी? क्या सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी हिंसक थे? ये सब सनातनी भी थे, कहां हिंसक है? मान्यवर, किस तरह की बात नेता प्रतिपक्ष जी ने कल कही। मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप किसको खुश करना चाहते हैं? मान्यवर, क्या भगवान राम हिंसक थे?
क्या भगवान शिव हिंसक थे? क्या भगवान विष्णु हिंसक थे? क्या नवदुर्गा माता हिंसक थी? क्या भगवान कृष्ण हिंसक थे? ये जब समय, देश काल, परिस्थिति पर हर जगह देश को बचाने के लिए, समाज को बनाने के लिए, देश काल परिस्थिति पर हमारे धर्म ग्रंथों में जो सबको बराबर सम्मान देते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत कहा है। और इसी तरह से विप्र धेनु सुर संत हितौ लीन मनुज अवतार, ये हमारी बात आई है। अत्याचारियों को, आतताइयों को जब जरूरत पड़ी है उनको सबक सिखाने के लिए देवताओं ने भी, किसी ने गांडीव उठाया, किसी ने अपनी तलवार उठाई, किसी ने त्रिशूल उठाया, सब उनको सबक सिखाया। किसके लिए? संत जनों के लिए, विप्र जनों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, समाज के अच्छे लोगों की रक्षा के लिए हमारे देवता, हमारे पूजनीय लोग सब आगे आए हैं। और हिंदुओं ने कभी तो कुछ किया ही नहीं। कहां अहिंसा करी? कहां हम विस्तारवादी हैं? कहां गाली गलौज करते हैं? कहीं पर भी हिंदू, कहीं पर, अभी आपको कविता सुना दी अटल जी की, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, एक भी बता दे मक्खी भी मारने के लिए कहीं गया हो हिंदू? हाँ, आन बान शान के लिए शिवाजी ने क्या किया, महाराणा प्रताप जी ने क्या किया, झांसी की रानी जी ने क्या किया, ये पूरी दुनिया जानती है। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने क्या किया जब आताताई हो गए थे, अति हो गई थी। अतिशय रगड़ करे जब कोई, अनल प्रकट चंदन से हुई। मान्यवर, किस तरह की बात कर रहे हैं आज फिर से हमारे देश में? आपने देखा और सारा विश्व हमारे को देख रहा, पक्ष और विपक्ष। और विपक्ष किस तरह से हमारे नेता हमारे ऊपर अंगुली उठाते हैं, आपस में लड़ाते हैं। और क्या जा रहा होगा पूरे विश्व में संदेश? हमने उन लोगों का साथ दिया मान्यवर, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। उनके वहां जाके पीठ थपथपाई है हमारे विपक्ष के साथियों ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष उसमें खुद खड़े हुए थे उस समय। ये कोई तरीका है मान्यवर? आखिर कैसे हम लोग एक बनेंगे? कैसे हम आगे जाएंगे? गाली गलौज देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को विदेश में दी, एक बंधु कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के अंदर गए। अरे ये हमारी बहुत बड़ी डिग्निटी, बहुत बड़ा पवित्र पद होता है, चाहे किसी पार्टी, किसी दल का हो। हम विदेश में जाके कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं। पूजनीय है, हमारे देश की साख खराब होती है। और आज विदेश में जब जाते हैं, हम कोई पार्टी की हैसियत से नहीं जाते हैं, हम जाते हैं भारत के नागरिक की हैसियत से। जब पूछते हैं वेयर फ्रॉम यू, आई एम फ्रॉम इंडिया, ओ मोदी जी का कंट्री का है, वेलकम वेलकम वेलकम। चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, सबका वेलकम होता है। आखिर कहां जा रहे हैं हम? मान्यवर देखिए, गलवान में पड़ोसी को ऐसा सबक सिखाया जिसे दुनिया हिल गई। और आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके अंदर तक घुस गए, दुनिया हिल गई। लेकिन हमारे विपक्ष के लोगों ने वही सवाल उठाए, वही प्रश्न पूछे कि जो पाकिस्तान ने पूछे थे। आखिर हम क्या कहना चाहते हैं? आपने देखा अभिनंदन को तुरंत भारत भेज दिया। पहली बार हुआ कि 24 घंटे के अंदर अभिनंदन को भेजना पड़ा भारत में। ये एक देखने की बात है कि कहां हम जा रहे, क्या हमारे वहां हो रहा है। हमारा विपक्ष में खुलेआम कहना चाहता हूं, अगर अमर्यादित भाषा हो तो मानिए और निकाल दीजिए। बचकाना है, ना समझदार है, बेवफा है। मैं खुलेआम आरोप लगाना चाहता हूं विपक्ष पर। बात करने का तरीका नहीं है। अब मणिपुर की बात करते हैं, किसकी देन है? मैं नहीं बोलूंगा उस पर कुछ भी, क्योंकि बहुत कुछ पहले बोल दिया गया है। हिट एंड रन, हिट एंड रन, ये कांग्रेस का, विपक्ष का अपना एक तकिया कलाम है, मारो और भागो। पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने उत्तर दिया था जब मणिपुर की बात इसी सदन में हुई थी। मैं पहले सदन में भी था, सब भाग गए। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर देंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुन के जाएं, भाग के न जाएं, तब पोल खुलेगी, तब अच्छा पता लग जाएगा। कृपया समाप्त करें। मान्यवर, मैं खत्म करता हूं। हम लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। अभी इन्होंने कहा है कि हमको बताया कि जाति, धर्म, सांप्रदायिकता फैलाते हैं। हम फैलाते हैं, आप फैलाते हैं। कोरोना के दौर में जो 3-3 वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, किसी देशवासी से जाति, धर्म, वर्ग पूछा गया? 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, 5 साल तक और देंगे, क्या जाति, धर्म, वर्ग पूछा जा रहा है? आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए का इलाज जो किया जा रहा है, क्या जाति, धर्म, वर्ग पूछा गया? मुफ्त आवास जो दिए गए हैं, क्या जाति, धर्म, वर्ग पूछा गया?
मान्यवर ये सब एक कहने की बात है, हम लोगों ने कहीं पर भी कभी देखा ही नहीं। सबको बराबरी का समान दर्जा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। चंद्रयान में हम पहुंच गए, आदित्य आज हमारा चित्र ले रहा है। राम मंदिर में कैकेयी माता के वरदान पर मात्र 14 साल का आपको पता है कि वनवास दिया था। हमारे विपक्ष और कांग्रेस ने तो 500 साल तक भगवान राम को वनवास दिया, और जब मोदी जी आए तब वनवास खत्म हुआ, आज वो गद्दी पर बैठे हैं। कौन सी ऐसी चीज है मान्यवर, धन्यवाद जो मान्यवर आपका समय नहीं, हम आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। एक मिनट और कहिए। एक मिनट और देता हूं मान्यवर, शुरुआत ही हो रही है अभी। मान्यवर, आपके दल मॉर्गन स्टैनली ने अर्थव्यवस्था में हम आगे हैं, जल में थल में नभ में हम आगे हैं, विदेशी मुद्रा का भंडार भरा है, स्वदेशी मुद्रा का भंडार भरा है, हमारी पर कैपिटा इनकम हमारी आगे आ रही है, देश में 10 सालों में कायाकल्प हो गया है। ये विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। दुनिया के जाने माने अर्थज्ञ मॉर्गन स्टैनली ने 2004 से 10 की रिपोर्ट में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था गिरती हुई है। आप सब जानते हैं मान्यवर, उन्होंने साफ साफ बोला है। लेकिन 2014 से 23 की रिपोर्ट आई उन्हीं की कि आज अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। भारत की बढ़ गई है, इतनी तेजी से आज हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास अपना फाइटर हो गया है, हमने अपना विक्रांत बना दिया है, दुनिया हिल के रख गई है, और हम सब बातें आगे। ठीक माध्यम। धन्यवाद। मैं नहीं करता हूं कि आपने मुझे समर्थन दिया, और मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपनी तरफ से बधाई देता हूं, आपको समय दिया, समर्थन करता हूं। समर्थन आपको नहीं, समय तो थोड़ा अगर 1-2 मिनट और देते अच्छी बात है, लेकिन आपकी आज्ञा सिरोधारी है। श्री लालजी वर्मा जी। सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री राष्ट्रपति के भाषण की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की महान जनता को आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने एक अहंकार को तोड़कर एक मजबूर सरकार बनाने का काम किया। साथ ही साथ मैं अयोध्या मंडल की जनता का, महान जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिस महान जनता ने उस मंडल की 5 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ने का काम किया। माननीय श्री राष्ट्रपति जी के द्वारा सरकार ने जो अपना बात रखी, चुनाव आयोग पर आभार व्यक्त किया। निश्चित रूप से सरकार को चुनाव आयोग पर आभार व्यक्त करना चाहिए, इसलिए कि अगर ये सरकार बनी है तो चुनाव आयोग के भेदभाव पूर्ण कार्यों के कारण बनी। मतदाता सूची का लालजी वर्मा जी, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, आप कह रहे हैं ये सरकार बनी है चुनाव आयोग के भेदभाव। ये कृपया चुनाव आयोग, आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी, अभी आपने स्वयं कहा कि अयोध्या की 5 सीट हम जीत गए, तो आखिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता होगी। कृपया किसी का। हाँ, धन्यवाद। माननीय सभापति जी, अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ होता, मशीनरी का दुरुपयोग ना होता, जगह जगह खुलेआम धन और दारू का प्रयोग न हुआ होता, तो अकेले उत्तर प्रदेश में 20 सीटें और इंडिया गठबंधन की आती। मान्यवर, आज माननीय मतदाताओं पे आप सवाल उठा रहे हैं। माननीय सभापति जी, आज निष्पक्ष नहीं हुआ। मान्यवर, जिस तरह से आज 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो वादा किया था 2014 में, उस वादे पर पूरी तरह से ये सरकार फेल हुई है। वादा था महंगाई को समाप्त करने का, वादा था बेरोजगारी को समाप्त करने का, लेकिन इस सरकार ने दिया क्या है? माननीय श्री प्रधानमंत्री जी की सरकार ने आम जनता के लिए महंगाई की गारंटी दिया, छात्रों के लिए पेपर लीक की गारंटी दिया, युवाओं के लिए बेरोजगारी की गारंटी दिया,
यात्रियों के लिए हादसों की गारंटी दिया, किसानों के लिए कर्ज दार बनाने की गारंटी दिया, छोटे उद्योगों के लिए बर्बादी की गारंटी दिया और साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात को आरक्षण मिला। बड़े संघर्षों के बाद मंडल आयोग के माध्यम से पिछड़ी जाति के लोगों को हिस्सेदारी मिली सरकारी नौकरियों में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस आरक्षण पाने का काम किया। विभिन्न वर्गों के आरक्षण का लाभ न मिलने पावे इसलिए निजीकरण करने का काम किया और जो नौकरियां बची भी हैं उस आरक्षण पर नॉट फाउंड सुटेबल की गारंटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का लीगल गारंटी नहीं दिया। माननीय अनुराग ठाकुर जी द्वारा लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय लेकर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, लेकिन उनकी बात से ये झलक रहा था कि उनको मंत्री ना बनाए जाने की चिंता सता रही थी और इसलिए बार बार पानी पीकर भी वो सरकार की तारीफ नहीं कर पा रहे थे। मान्यवर, आज जो आरक्षण है ओबीसी का पूरी तरह से विभिन्न संस्थाओं में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया है। उत्तर प्रदेश में 34 विश्वविद्यालय हैं। 34 विश्वविद्यालयों में जो वाइस चांसलर बनते हैं एक भी पीडीए के 1 या 2 हैं, बाकी एक भी नहीं है। যখন অলিম্পিক হয় সেই অলিম্পিকে কিন্তু অ্যাথলেটিক্সের দিকে আমরা তাকিয়ে থাকি। আজকে এখানে 100 মিটার স্প্রিন্ট, 200 মিটার স্প্রিন্ট, 400 মিটার লং ডিস্টেন্স, 800 মিটার, 5000 এগুলো কিন্তু একটার পর একটা আছে। পেন্টাথলন, ডেকাথলন সেগুলো আমরা করতাম, হাই জাম্প, লং জাম্প, একটা হচ্ছে ট্রেকের বাইরে। তো আজকে এতে করে আমাদের যারা আগামী দিনের যারা অ্যাথলেট তাদের